ये समय था दूसरा विश्व युद्ध का। अमेरिका जापान पर अटैक करता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जापान के डॉक्टरों को जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा युद्ध स्तर पर भेज दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सदाओकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर थे, उन्हें युद्ध स्तर पर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि डॉक्टर सदाओकी युद्ध का कमांडिंग ऑफिसर जनरल का पर्सनल डॉक्टर था और जनरल को हमेशा अपनी बीमारी का इलाज के लिए सदा का जरूरत पड़ती रहती थी। डॉक्टर सदाओकी का घर जापान का एक समुद्री तट के सामने था। सदाओ के घर से थोड़ी ही दूर में समुद्र के बीच में एक छोटी सी टापू थी, जहां सदाओ अक्सर बचपन में अपने पापा के साथ जाया करता था। उसके पापा अक्सर सदाओ से कहते थे, देख लेना, ये टापू जापान के भविष्य का मील का एक पत्थर होगा। सदा के पापा बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो बहुत ही मेहनती थे। वो चाहते थे सदाओ पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, इसलिए सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया जाता है ताकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सके। सदाओ को अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली की बेटी हना से मुलाकात होती है। दोनों बाद में एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। डॉक्टर सदाओ 30 साल की उम्र में अपना देश जापान वापस आ जाता है और डॉक्टर सदाओ एक मेडिसिन पर रिसर्च करता है जो किसी भी घाव को पूरी तरह से ठीक कर सकता था, और वो इस रिसर्च में कामयाब भी हो जाते हैं। डॉक्टर सदाओ एक ऐसा मेडिसिन का निर्माण कर लेते हैं जिससे किसी भी प्रकार के घाव को दाग सहित ठीक किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर सदाओकी के पापा का देहांत हो जाता है और दूसरी विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जापान पर अटैक करता है और जापान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। एक दिन डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी बालकोनी पर खड़े थे। मौसम कुहासों से भरी हुई थी। तभी डॉक्टर सदाओ को समुद्र के तट के सामने रेंगता हुआ एक आदमी नजर आता है। उसे लगता है कोई मछुआरा होगा जिसका नाव जरूर समुद्र के तूफान में डूब गया होगा और वो किसी तरह से जान बचाकर किनारे तक पहुंच गया है। डॉक्टर सदाओ उस घायल आदमी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे हना भी दौड़ती है और जब वो समुद्री तट के सामने पहुंचते हैं तब वो घायल आदमी को देखते हैं। वह एक अमेरिकन सेना था। अमेरिकन सेना यानी कि जापानीज लोगों का दुश्मन। डॉक्टर सदाओ ये सोच नहीं पा रहे थे उसे क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते उसे एक एनिमी का जान बचाना चाहिए या फिर एक जापान का सच्चा नागरिक होने के नाते उसे इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। उसके मरते हुए हालात को देखकर डॉक्टर सदाओ ये निर्णय लेता है उसे अपना फर्ज यानी कि डॉक्टर होने के नाते उसे एनिमी सोल्जर का जान बचाना चाहिए। और डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर ले आते हैं और अपने पापा के कमरे में उसे लिटा देते हैं। फिर हना यूमी से उस सोल्जर के घाव को वाश करने के लिए कहती है, लेकिन जब यूमी को पता चलता है कि वो एक अमेरिकन है तब यूमी उसके घाव को वाश करने से मना कर देती है। और हना भी ये सोचती है उसे यूमी को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्स करने से घर के सारे नौकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हना सोचती है ये घायल आदमी भी एक इंसान ही तो है जो अपने देश के लिए लड़ रहा था और अपने देश के लिए लड़ना हर सैनिक का फर्ज होता है। ये इंसान गलत नहीं है। यह सोचकर हना खुद ही उस घायल आदमी के घावों को गर्म पानी से धो देती है। अब तक डॉक्टर सदाओकी अपना डॉक्टरी टूल्स को लेकर आ चुका था। डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी हना से कहता है, अगर इसे ऑपरेशन के दौरान बीच में होश आए तो मैं रुमाल पे थोड़ा क्लोरोफॉर्म लगा देता हूँ। जब इसे होश आए तो इसके नाक पर रख देना, ये बेहोश हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के दौरान हना ऑपरेशन को देख करके वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन करने के लिए चाकू को घायल सैनिक के शरीर में डालता है और वो दर्द से कराहने लगता है, लेकिन उसका दर्द से कराहना डॉक्टर सदाओ को बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर सदाओ उस घायल सैनिक के शरीर से सारी गोलियों को निकाल देता है। कुछ घंटों के बाद वह घायल सैनिक होश में आ चुका था। मैं कहाँ हूँ? डरो मत, तुम बिल्कुल ही सुरक्षित हो। हना उस व्यक्ति को चम्मच से खाना खिलाती है। वह घायल सैनिक सदाओ से पूछता है, आप मेरा क्या करोगे? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? सदाओ कहता है, मैं खुद भी नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तुम एक युद्ध का बंदी हो और मेरे लिए तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। ये सुनकर वो अमेरिकन सेना एकदम शांत हो जाता है। इधर घर के सारे नौकर आपस में मिलकर बात करते हैं। हमारे मालिक को डॉक्टर होने का घमंड हो गया है। देखो, वो हमारे एक दुश्मन का इलाज कर रहा है।
क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं? अगर ये बात पुलिस को पता चल गया तो हमें भी कोई नहीं बचेगा। हम सब पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। सभी लोग सदाव के पास आ जाते हैं। मालिक, जब तक ये आदमी घर पर रहेगा हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। आप लोग परेशान मत हो, मैं इसे पुलिस के हवाले ही करूँगा जैसे ही ये ठीक हो जाएगा। वास्तव में सदाव एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे अब करना क्या चाहिए। अगर ये पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो पुलिस पूछेगी, तुम इतने दिनों से इस सेना को अपने घर में पुलिस को बिना जानकारी दिए हुए रख रहे हो, क्यों? तब मैं इसका जवाब क्या दूंगा? 7वें दिन सारे सर्वेंट्स फिर एक बार डॉक्टर सदाव के पास मिलते हैं। आपने अभी तक इस अमेरिकन सेना को अपने घर पर रखा हुआ है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये अब यहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। आप हमारी पेमेंट कर दो, हम इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। इस बार हना सोचती है कि दोबारा उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा होगा कि इन्हें इनका पेमेंट कर दिया जाए। और हना सारे सर्वेंट्स के पेमेंट को कर देती है। दोपहर के टाइम में सदाव उस अमेरिकन सोल्जर से मिलता है। अब तुम खड़े हो सकते हो, सिर्फ 3 मिनट के लिए। कल तुम ऐसा करना, 10 मिनट तक खड़ा रहने का प्रयास करना और जितना जल्दी हो सके तुम अपने आप को ठीक करो। उस दिन दोपहर के टाइम पर 2 पुलिस अधिकारी सदाव के घर आते हैं। देखो, जनरल साहब का तबीयत बिगड़ गया है और आपको अभी तुरंत मेरे साथ चलना होगा। डॉक्टर सदाव उन लोगों के साथ जनरल का ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है। चूंकि डॉक्टर सदाव जनरल का पर्सनल डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टर सदाव जनरल को सारी बात बता देता है और जनरल सदाव को ये आश्वासन देता है कि आज रात में 2 हथियारी को भेजकर उस एनिमी सोल्जर को मरवा दूंगा। डॉक्टर सदाव हॉकी खुश होकर घर जाता है और उस रात को उसे खाना खिलाने के बाद रूम के दरवाजे को खुला ही छोड़ देता है। पूरा रात भर सदाव उन 2 हथियारों का इंतजार करता है पर कोई भी नहीं आता। अगले दिन भी कोई नहीं आता। कई दिन इंतजार करने के बाद डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सेना से छुटकारा पाने के लिए उसे भगाने का निर्णय लेता है और एक रात उसे जापानी वेशभूषा पहनाकर अपना पर्सनल बोट से भगाने का प्लान बनाता है। देखो, तुम यहाँ से सीधे उस तट में चले जाओ, वहाँ अक्सर कोरियन लोग अपनी फिशिंग बोट लेकर के आते हैं, तुम उनकी मदद से अपना देश जा सकते हो। डॉक्टर सदाव उस एनिमी सोल्जर को एक टॉर्च देकर कहता है, जब तक तुम उस टापू में रहोगे तब तक प्रत्येक दिन तुम मुझे एक बार टॉर्च को जला करके इशारा करके बताओगे कि तुम वहीं पर हो, और अगर खाना खत्म हो जाए तो तुम 2 बार टॉर्च को जला करके इशारा करके बताना, मैं तुम्हारे यहाँ खाना पहुँचा दूंगा। अगली रात डॉक्टर सदाव उस टापू की ओर देखता है। वहाँ से उसे कोई भी टॉर्च जलने की इशारा नहीं मिलती और वो समझ जाता है वह अमेरिकन सेना अपनी जान को बचाकर भाग चुका है। अगले दिन सदाव को फिर जनरल का बुलावा आता है और उसे जनरल का इलाज करने के लिए जाना पड़ता है। जब वो जनरल के पास जनरल का इलाज करने के लिए जाता है तो जनरल को सारा बात बता देता है। आपका मैंने इंतजार किया था पर कोई भी उस अमेरिकन को मारने के लिए मेरा घर नहीं पहुंचा। मुझे किसी भी हालत में उसे छुटकारा चाहिए था और मैंने उसे भगा दिया। तुम देख रहे हो ना मैं किस हालत में हूँ। मैं इस हालत में हूँ कि अपने बिस्तर से भी उठ नहीं सकता। तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा मदद कैसे करता। मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है। याद रखना, ये बात सिर्फ तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। किसी भी तरह से ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात किसी और को पता चल गया तो ना तो तुम बचोगे और ना ही मैं बचूंगा। सदाव समझ गया कि जनरल उसके साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जनरल उसकी मुट्ठी में है और उसको कुछ नहीं होगा। जनरल को इलाज करने के बाद जब वो घर जाता है, अपने बीते समय को याद करता है, किस तरह से वो प्रोफेसर की बेटी से अमेरिका में मिला था। और फिर वो अपना मकान मालकिन के चेहरा को याद करता है। जब उसे अमेरिका में रहने के लिए कोई रूम नहीं मिल रहा था, तब उस औरत ने उसे अपना कमरा शेयर किया था, और जब उसे इन्फ्लुएंजा हुई थी तब उस औरत ने उसकी बहुत ही मदद की थी। और आखिरकार वो उस अमेरिकन सेना टॉम को याद करता है। वो सोचता है कि एक शत्रु होने के बावजूद भी वो उसे मार क्यों नहीं सका।